नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। श्री मोदी ने केरल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत अगले 18 महीने में स्वदेशी मोबाइल ब्रांड लॉन्च करेगा। दावोस में भारत और यूरोपीय संघ ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा हरित विमानन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक आज संयुक्त अरब अमीरात में होगी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में लंबे समय से चल रहा शुष्क मौसम समाप्त। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश तथा हिमपात। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जकार्ता में आज इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन की क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण का वितरण किया। श्री मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम कर रहा है और इसे पूरा करने में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से शहरी अवसंरचना पर अधिक निवेश कर रही है। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों सहित आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने तिरुवनंतपुरम के विकास की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में एनडीए सहयोगियों के साथ चेन्नई के पास मदुरंतकम में पहली राजनीतिक बैठक में भाग लेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में ये बैठक चुनावी अभियान की नींव रखेगी। एनडीए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के महासचिव एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तमिलनाडु की जनता एनडीए के साथ है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले 18 महीने में अपने मोबाइल ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में है। श्री वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ये जानकारी दी। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक समृद्ध इकोसिस्टम है। अब समय आ गया है कि हम मोबाइल फोन के क्षेत्र में अपने खुद के ब्रांड लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हमने मोबाइल में लगने वाले उपकरणों का उत्पादन करने वाले पूरे तंत्र के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। भारत और यूरोपीय संघ परिवहन व्यवस्था में भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दावोस में कल विश्व आर्थिक मंच से इतर यूरोपीय संघ के परिवहन आयुक्त अपोस्टोलोस ज़िज़िकोस्टास और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू के बीच मुलाकात हुई। श्री नायडू ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन जैसे नवाचारों, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्राथमिकता देने और हरित विमानन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस आज से 2 दिन की बैठक में भाग लेंगे। वर्ष 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहली बार तीनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज और कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी चर्चा को सकारात्मक बताया और संघर्ष समाप्ति पर जोर दिया। वहीं अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस शांति प्रक्रिया में शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर कड़ी नजर रखी जा रही है और एक विशाल नौसैनिक बेड़ा खाड़ी क्षेत्र की ओर भेजा जा रहा है। श्री ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अगर ईरान लोगों को फांसी देने की कोशिश करेगा तो उसे पहले से कहीं ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे लोगों की जान बचाने के लिए मिल रहे हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका के पड़ोसी देशों के विवाद के बीच अपने नवगठित शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए कनाडा को भेजा गया निमंत्रण वापस ले लिया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बोर्ड में कनाडा को शामिल करने का निमंत्रण वापस लिया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में लंबे समय से चल रहा शुष्क मौसम समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर क्षेत्र में पहली बर्फबारी से 40 दिन के शुष्क मौसम का अंत चिलैया के साथ हुआ। 21 दिसंबर को चिलैया शुरू हुआ था और 30 जनवरी को यह समाप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हुई बर्फबारी से नवयुग सुरंग के आसपास आज सुबह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दोनों दिशाओं से यातायात पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे त्रिकुटा की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं। बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं में काफी खुशी दिखी और इस बीच तीर्थयात्रा सुचारू रूप से जारी है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऊंचे और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद सीजन की पहली और भारी बर्फबारी व बारिश से स्थानीय लोगों, किसानों व बागवानों के अलावा पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि प्रदेश के कई स्थानों में लोगों को संपर्क सड़क टूटने के अलावा बिजली व दूरसंचार सेवाओं के बाधित होने से समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 453 संपर्क सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 4274 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 6 घंटों के दौरान कुछ बर्फीले तूफान आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश और हिमपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में आज सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने बताया कि छापे क्लब के अवैध संचालन और उसके प्रमोटरों की भूमिका से जुड़े धन शोधन से संबंधित मामले में कार्रवाई की गई है। ये छापेमारी पिछले वर्ष 6 दिसंबर को गोवा अग्निकांड को लेकर हो रही है, जिसमें 25 लोगों की जान गई थी। सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशान के नाम से जाना जाने वाला यह पुरस्कार वीरता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद से केवल 14 राज्यों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सिक्किम पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन देशवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति अद्वितीय योगदान को स्मरण करते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की
बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि कानून के अनुसार सभी पात्र मतदाताओं के नाम वाली स्पष्ट मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है। वे आज नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इस अवसर पर लोग, विशेषकर विद्यार्थी, ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा कि बसंत पंचमी का पवित्र पर्व प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता को समर्पित है। आज बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं केरला के लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल का पूर्वाभ्यास हुआ। इसमें भारत की समृद्ध विरासत, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। सशस्त्र बलों की विभिन्न टुकड़ियों और विभिन्न राज्यों की झांकियों ने अनेक शक्तियों और सांस्कृतिक समावेशिता की झलक दिखाई। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज घोषणा की है कि विशेष व्यवस्था लोगों को कर्तव्य पथ तक सुगम आवागमन और गणतंत्र दिवस समारोह देखने में सुगम बनाने के लिए की गई है। डीएमआरसी ने कहा है कि यात्रियों की सुगमता के लिए मेट्रो सवेरे 6 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद दिन के शेष समय में नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान स्वामीनारायण का जीवन आध्यात्मिक साधना और निस्वार्थ सेवा का साक्षात उदाहरण था। प्रधानमंत्री ने ये बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव के दौरान कही है। प्रधानमंत्री ने आज बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके बलिदान और शहादत को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना चीन की चेन यू फेई से होगा, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन थाईलैंड के पानीचाफोन टीरारसकुल से मुकाबला करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में होगा। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.9% की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 740 अंक गिरकर 81,567 पर और निफ्टी 229 अंक लुढ़ककर 25,061 पर आ गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। श्री मोदी ने केरल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत अगले 18 महीने में स्वदेशी मोबाइल ब्रांड लॉन्च करेगा। दावोस में भारत और यूरोपीय संघ ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा हरित विमानन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक आज संयुक्त अरब अमीरात में होगी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम की समाप्ति और पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।